सात सुरों से बनता है संगीत, और संगीत के सभी चाहने वालों के लिए म्यूजिक हवेली में मैं संतोष टंडन आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। श्रीहंस आर्ट्स एंड क्रिएशन के इस मंच से हर बार मिलाते हैं आपको हिंदुस्तान के मशहूर फनकार से, जिनसे आप ही नहीं पूरा हिंदुस्तान सीखता है। लेकिन दोस्तों, दिल्ली के पोल्यूशन के कारण आज थोड़ा गला खराब चल रहा है, लेकिन शो मस्ट बी ऑन, क्योंकि आज म्यूजिक हवेली के इस मंच पे भारत के एक ऐसे मशहूर बॉलीवुड अभिनेता से आपको मिलवाते हैं जिन्होंने टेलीविजन के जगत में अपनी अलग पहचान बनाई, और फिर उन्होंने गायकी से भी अपनी पहचान सबसे अनोखा और अलग बनाया, और उसके बाद फिल्मों में आकर चाहे वो आमिर खान साहब हो, चाहे वो बिग बी हो, हर अभिनेताओं के साथ अपनी एक्टिंग का रंग जमाने वाले आज प्रसिद्ध अभिनेता रघुवीर यादव जी हमारे साथ म्यूजिक हवेली के इस मंच के मेहमान हैं। लेकिन क्या करें दोस्तों, आज गला थोड़ा साथ नहीं दे रहा, लेकिन साथ देने के लिए आज हमारे साथ श्रीहंस आर्ट्स एंड क्रिएशन के इस मंच में हमारी को होस्ट है। क्यों ना उनसे मिलवाते हैं। नेहा सिंह, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज म्यूजिक हवेली के इस मंच में। तो जब खुदा ने आपको बनाया होगा, देखकर नशा सा छाया होगा, सोचा होगा कि जन्नत में ही रख लें, लेकिन अगले ही पल म्यूजिक हवेली के दर्शकों का ख्याल आया होगा। तो दोस्तों, इससे पहले मैं थोड़ा अपने गले की खराश करूं, मेहमानों का वेलकम के लिए अब मैं हैंडओवर करता हूं इस शो को नेहा सिंह जी को। नेहा, थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका म्यूजिक हवेली में। मैं हूं नेहा सिंह। आज करूंगी खूब फिल्मी बातें, क्योंकि आज के मेहमान हैं प्रसिद्ध अभिनेता रघुवीर यादव जी। आइए देखते हैं एक झलक। एक बात आप सब लोगों का फिर से याद दिलाई दो। डॉक्टर साहब, ये सिटी में पैर कितने लग जाएंगे? माचिस है, माचिस। क्यों, बीड़ी जलानी है क्या? नहीं, चिता में आग लगानी है। मुसलमान भाइयों, नहीं है तो दरवाजा खोलो ना, डर क्यों रहे हो? हम देख के तसल्ली कर ले। जी हाँ, बच्चे करते थे, बच्चों के साथ हम लोग भी करते थे। तो आइए स्वागत करते हैं बॉलीवुड के मशहूर कलाकार रघुवीर यादव जी का। रघुवीर जी, सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि आपके अभिनय की शुरुआत कब और कहाँ से हुई? अभिनय से ताल्लुक मेरा बाद में आया, लेकिन पहले म्यूज़िक से ताल्लुक रहा मेरा, और वहीं शायद अभिनय भी वहाँ से शुरू हो गया होगा, जो बाद में पता लगा कि इसको पता चला कि इसको अभिनय कहते हैं। मैं एक बहुत छोटे से गांव से मेरा ताल्लुक़ है। जबलपुर में एक छोटी सी जगह है जहाँ एक तालाब है, तालाब के किनारे एक घर था, और हमारा ही घर था, और पीछे सब वो खेती होती हमारी, क्योंकि मैं किसान हूँ। सब पूरा मेरे नाना जी की ज़मीन थी, चारों तरफ फैली हुई थी। सिर्फ एक सड़क थी सामने से जो जाया करती थी, और एक पापड़ बेचने वाला वहाँ से गुजरता था, वो सिर्फ एक घर के लिए पापड़ बेचता था। तो मैं उस वक्त रहा हूँ कोई 3-4 साल का, 3 साल का, 3 साढ़े 3 साल का। तो पापड़ बेचते हुए निकलता था, और वो जिस तरह से पापड़ बेचता था, वो स्वर पहली दफ़ा मेरे कानों में पड़े। मूंग का पापड़ लो, उड़द का पापड़ लो, मूंग का पापड़ लो, उड़द का पापड़ लो। बस ये कानों मेरे पड़े, और वो सब एक घर के लिए पापड़ बेच के और गाते हुए निकल जाता था। फिर मैं दिन भर घर में पापड़ ही बेचता रहता था। तो वहाँ से मेरी एक्टिंग की शुरुआत हुई। फिर बड़ा हुआ, स्कूल में एडमिशन लिया, फिर रासलीला, रामलीला, ये सब। लेकिन मैं एक्टिंग नहीं करता था, देखने बहुत जाया करता था। स्कूलों में गाना वाना गाया करता था। एक आध मैंने वहाँ प्ले किया था, आधा किराएदार, वो भी जब 9th 10th में था उस वक्त। लेकिन ये नहीं सोचा था मैंने कि मैं कभी एक्टर बनूंगा। अभिनय में मेरा कोई इतना ज़्यादा वो नहीं था। मैं म्यूज़िक से ही ताल्लुक़ रहा मेरा, तो म्यूज़िक सीखना चाहता था। फिर मैं साइंस दिलवा दी गई। फिर साइंस करने के बाद मैं हायर सेकेंडरी तक गया, और वहाँ मुझे महसूस हो गया कि मैं फ़ेल होने वाला हूँ। तो फेल होने की शर्मिंदगी से मैं घर छोड़ के आ गया, और मैंने सोचा कि अब बाहर जाके कहीं किसी दूसरे शहर में म्यूज़िक सीखूँगा। तो मैं पहुंच गया ललितपुर एक दोस्त के साथ में। वहाँ एक नाटक कंपनी लगी हुई थी,
और वो नाटक कंपनी अन्नू कपूर के फादर की नाटक कंपनी थी। तो उसमें मैंने पहले दिन ₹2.5 का टिकट लेके नाटक देखा। फिर क्योंकि वो लड़का मुझे वहाँ छोड़ के चला गया तो मैं अकेला पड़ गया, तो मैं जाके उसमें भर्ती हुआ। तो मुझे ₹2.50 मिलते थे और 6 साल में बिल्कुल खाना बदोशों की तरह उस नाटक कंपनी में रहा। वहाँ से फिर वो थिएटर, अभिनय और ये सारी चीज़ें वहाँ से शुरू हुई। फिर वो पारसी थिएटर ख़त्म हो गया और अभी तो बिल्कुल ख़त्म हो गया। उन दिनों ये फिल्म के ज़माने से, जब फिल्म नहीं बनती थी उससे पहले पारसी थिएटर हुआ करता था। पारसियों ने नाटक कंपनी बनाई, इसलिए उसको पारसी थिएटर कहते हैं। तो फिर फिल्मों के बाद वो पारसी थिएटर धीरे धीरे उसका डाउनफॉल हुआ, सारा थिएटर ख़त्म हो गया। फिर मैं लखनऊ आ गया। लखनऊ में मुझे पता लगा कि कोई NSD है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ड्रामा, वहाँ फिर मैंने सिलेक्शन हो गया मेरा। फिर वहाँ 3 साल रहा, फिर 3 साल रेपर्टरी में रहा, फिर उसके बाद 10 साल रेपर्टरी में था। उसके बाद फिर मुझे वहाँ से फिर सारे थिएटर का, अभिनय का, सारे क्या होता है अभिनय में, क्यों होता है, कैसे होता है और कैरेक्टराइजेशन क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें फिर वहाँ समझ आई। फिर बस सिलसिला शुरू हो गया, तो यहाँ तक आप पहुँच आए। सर, आपका जुड़ाव संगीत से भी काफ़ी रहा है। क्या आपने कहीं से विधिवत शिक्षा प्राप्त की थी? जी नहीं, वैसे तो नहीं, संगीत से जुड़ा मेरा बचपन से ही रहा है और संगीत की वजह है कि मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, क्योंकि संगीत मेरी ज़िंदगी में बहुत ही अहम एक पहलू रहा है, एक मसला रहा है और एक मेरे जहन में हमेशा संगीत ही चलता रहा है। और उसी की बदौलत मैं अगर एक्टिंग कर पाता हूँ तो वहाँ भी वो मेरा साथ देता है। दूसरी बात है, संगीत एक ऐसी विधा है, संगीत एक ऐसी एक तरीक़ा है, एक ऐसा चलन है कि संगीत से आप कहीं भी पहुँच सकते हैं। और संगीत ने मुझे बहुत मदद है। संगीत से आदमी कभी अकेला महसूस नहीं करता। ये मैंने बचपन से महसूस किया है कि कितनी भी आफत, मुसीबत या कुछ भी आ जाए, संगीत एक ऐसा आपका साथी है कि वो आपको कभी अकेला नहीं होने देता और सारी तकलीफ़ों से और सारे उससे सबसे बचा के अपने पास रख लेता है। तो मैंने संगीत को बहुत अहम माना और उसी की बदौलत है कि मैं जो एक्टिंग कर पाता हूँ, जो कुछ भी कर पाता हूँ, लोगों को समझ पाता हूँ, बस वही वजह है। सर, कहते हैं बॉलीवुड में अपना मकाम बनाना इतना आसान नहीं होता, लेकिन आपने अपना बॉलीवुड में मकाम भी बनाया, शोहरत भी कमाई और काफ़ी दिग्गजों के बाद आपने एक अलग नाम कमाया। ये कैसे संभव हो? एक्चुअली कैसे नाम कमाया और कैसे उस मकाम तक पहुंचा, मैं क्या है, कोई भी हासिल कर सकता है। सिर्फ वही है कि मेहनत है, लगन है और ईमानदारी है और क्या है कि वक्त ज़ाया ना करना। ये सारी चीज़ें मेरे हमेशा जहन में थी और इसी तरह की मेरी फितरत है कि वक्त ज़ाया ना करूँ। और मेरी कभी कोई ख्वाहिश नहीं थी कि मैं कोई मकाम हासिल करूँ। मैं सिर्फ रास्ता बनाना चाहता हूँ और हमेशा यही मेरा मकसद होता है ज़िंदगी का कि मैं सीखते चलूँ, रास्ता बनाते चलूँ। अब किस मकाम में मैं पहुँच गया हूँ, कहाँ पहुँचा हूँ, मुझे अभी तक कोई ख़बर नहीं है। बस मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि मैं सीखता चलूँ, रास्ता बनाते चलूँ, काम करता चलूँ, बस ये। आपने वैसे कई किरदार निभाए हैं, लेकिन क्या कोई ऐसा किरदार है जिसे आप निभाना चाहते हैं? देखिए, निभाए तो काफ़ी हैं और ऐसा कोई उस तरह का कोई किरदार तो नहीं है कि मैं निभाना चाहता हूँ। बहुत सारे हैं, एक नहीं कई हैं जो कि निभाना चाहता हूँ। कोई एक पर्टिकुलर एक नाम लेना बड़ा मुश्किल मेरे लिए, क्योंकि इतने सालों तक मैंने थिएटर किया। वहाँ थिएटर में भी काफ़ी कई तरह के किरदार किए, पार्सी थिएटर में कई तरह के किए, स्टाइल कई तरीके की, NSD में बहुत सारे किए हुए हैं मैंने। और ऐसा कोई नहीं लगता मुझे, बस ये लगता है मुझे हमेशा कि जो कर चुका हूँ वो ना मिले, कोई दूसरी और भी फ़र्क कोई किरदार हो तो वो कुछ भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। अगर मुझे मालूम पड़ जाए कि मैं इस तरह का किरदार निभाना चाहता हूँ तो मैं कोशिश करूँ कि बस उसी की तलाश में रहूँ, लिखवा लूँ लोगों से कि मैं इस तरह का किरदार आने दीजिए। लोगों की सोच से ही किरदार बनता है और हमारे हिंदुस्तान में इतने किरदार पड़े हुए हैं कि कोई एक पे उंगली रखना बड़ा मुश्किल है कि मैं सिर्फ इस तरह का, हज़ारों लाखों किरदार पड़े हुए हैं। तो मुझे लगता है कि एक ज़िंदगी छोटी लगती है
कि अपनी तरह का काम कर पाना या कर जाना। बस यही है कि ये जो पेशा है एक्टर का, वो बड़ा मुश्किल भी है, बड़ा मज़ेदार भी है, क्योंकि हमारा काम जो है रूहानी होता है और हम बस रूह को जज्ब करते हैं, दूसरों की रूह को। तो वो बहुत कई तरह के हैं, कितने कैरेक्टर पड़े हुए हमारे, तो कितने करना चाहता हूँ, कौन से हैं, तो कोई पर्टिकुलर एक नहीं है, बहुत सारे हैं। सर आपने एक्टिंग के साथ साथ कभी ये भी सोचा कि क्या आप सिंगिंग भी कर सकेंगे? सोचा तो नहीं, बस जितनी आता है करते रहते हैं। और क्या कि थिएटर में, जिस पारसी थिएटर में था, उसमें संगीत सबसे अहम था कि अगर आप सिंगर नहीं, आपको सिंगिंग नहीं आती तो वहाँ कोई किरदार करना थोड़ा सा मुश्किल होता था। तो मैंने तो वहीं से सीखनी शुरू कर दी थी। और ये प्रोफेशनल सिंगर बनना मैंने कभी नहीं, मेरा इरादा था। लेकिन हाँ, जब भी कोई मौका मिलता है तो मैंने फिल्मों में भी गाए हुए हैं, थिएटर में तो गाता रहा हूँ, फिल्मों में कई जगह, और एड फिल्म और इस सब में मैं जब मौका मिला है तो। और दूसरी बात ये है कि पहले का संगीत और अब के संगीत में बड़ा फ़र्क आ गया। अगर मैं चाहता तो जब 60s के आसपास का जो संगीत था वो बिल्कुल आज तक ज़िंदा है। आज के ज़माने का जो संगीत है तो उससे मैं थोड़ा सा दूर ही रहता हूँ, क्योंकि थोड़ा सिंथेटिक हो गया है आजकल का संगीत, तो उससे मैं इत्तेफाक नहीं रखता। इस वजह से शायद मैं अभिनय में ही रहता हूँ और यहीं से कोई गाना मेरे लायक मिल गया तो मैं गा लेता हूँ, बस इतनी सी बात है। पुराने ज़माने की फिल्म बनाने के तरीके हैं और आज की मूवीज़ बनाने के तरीके हैं, तो आप इस बॉलीवुड को कहाँ पाते हैं? देखिए क्या है कि टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ गई है, डिजिटल फिल्में बनने लगी हैं, डिजिटल का बड़ा हाथ है। जो पुराने और आज के ज़माने में जो आप कहना चाह रहे हैं, तो पहले फिल्म बनाने के पीछे बहुत मेहनत होती थी। और क्या होता था कि उन दिनों डिजिटल नहीं था, तो रील के डिब्बे होते थे, उनसे वो 4-4 मिनट के वो होते थे, जो कैंस होते थे 4-4 मिनट के, तो उनसे शूट किया जाता था। तो आसान नहीं था, मुश्किल, पहले ज़्यादा मुश्किल था, अब थोड़ा आसान हो गया। अभी तो रिहर्सल भी कैमरे के सामने करवा लेते हैं, क्योंकि डिजिटल का जो आ गया, तो ज़रा सी एक चिप होती है, उसको लेके वो 1 घंटा और आधे घंटा और 20 मिनट और 25 मिनट पूरा शूट कर जाते हैं। तो पहले थोड़ा मुश्किल था, अभी आसान हो गया। लेकिन वो ज़माने में और इस ज़माने के उसमें अभी क्या है, लोगों ने चीज़ों को आसान समझ लिया है, तो कुछ बिगड़ा भी है। पहले तो बड़ी मेहनत होती थी उसके पीछे कि हमें जितना करना है उतनी, क्योंकि वो खर्चा खामा के लिए बढ़ेगा। अभी क्या है कि लोग खामा के लिए बहुत सारा शूट कर लेंगे, बहुत ज़्यादा, उसमें कभी कभी अच्छा भी निकल आता है, कभी कभी ख़राब भी हो जाता है। और इस आसानी की वजह से जिनको मेकिंग आती नहीं, वो भी मेकिंग में आ गए हैं, तो इससे ये भी नुकसान हुआ है। पहले जब तक आप उसमें ट्रेंड नहीं है, तब तक आप उसको हाथ नहीं लगाते थे। आजकल ऐसा नहीं है, आजकल ट्रेंड लोग तो हैं ही, और लेकिन कुछ ऐसे लोग भी आ गए हैं कि बस उनको आसान सा तरीका मिल गया है, तो उसमें वो बनाने लग गए हैं। तो फ़र्क तो आया है, कुछ अच्छा भी हुआ है, कुछ बुरा भी हुआ है। सर आज के युवा वर्ग फिल्म थिएटर को अवॉइड कर रहे हैं और वो ज़्यादातर OTT प्लेटफॉर्म को ज़्यादा चूज़ कर रहे हैं, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या है कि OTT प्लेटफॉर्म पे जो काम बड़े सलीके का आया है, तो उसकी वजह से, क्योंकि एक तो कुछ ऐसे मेकर्स भी आ गए हैं जिन्होंने OTT प्लेटफॉर्म के लिए फिल्में बनाई या वेब सीरीज़ बनाया है, तो वो वाकई बहुत ही टैलेंटेड है। कुछ एक्टर्स भी बहुत टैलेंटेड आ रहे हैं। पहले सिर्फ पैसों का ही खेल था, ये जो पूरा जो कॉमर्शियल जिसको कहेंगे, तो वो मार्केट के लिए फिल्म बनाते और अच्छी फिल्म उसमें खो जाती थी, क्योंकि इन लोगों के पास इतना पैसा होता है कि फिल्म बनाने के बाद और अपनी फिल्म सारे सिनेमा हॉल इधर उधर लगा देते तुम, और जो अच्छी फिल्म होती उसके लिए शो के लिए टाइम ही नहीं देते थे, या तो सुबह 7:30 बजे होगा या रात को 11 बजे के बाद होगा। तो इस माहौल, वो क्योंकि वो पैसे की वजह से सारा माहौल उनके हाथ में था, सारा कुछ। अभी OTT प्लेटफॉर्म की वजह से वो जो अच्छा काम है वो लोगों के सामने आ रहा है, और अच्छे एक्टर्स भी जो बड़े मेहनती हैं, जो थिएटर से आए हैं और जो
पिछड़ी जगहों से आए हैं, जिन्होंने ज़िंदगियाँ देखी, उस तरह के एक्टर्स और राइटर्स और बहुत सारे लोग आ रहे हैं जिन्होंने ज़िंदगियाँ देखी, वो ज़िंदगियों से देख के, सोच के, समझ के सीखा है, वो लोग आ रहे हैं। तो इससे बहुत ही मेरे ख्याल से प्रोग्रेस ही हुई है इसमें, और इस वजह से लोग OTT प्लेटफॉर्म में, क्योंकि एक तो आसान भी घर बैठे आप देख सकते हैं, आप सिनेमा हॉल जाने की ज़रूरत ही नहीं है। जितने पैसे में परिवार जाते उसमें तो आप पता नहीं कितनी फिल्में देख लेंगे। तो ये थोड़ा सा आसान हो गया लोगों को अच्छे फिल्म और अच्छे वेब सीरीज और अच्छा काम देखने। सर, आपकी आने वाली फिल्म और वेब सीरीज कौन कौन सी है, आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे? वेब सीरीज में तो पंचायत है एक, और जो अभी उसका एक फर्स्ट सीरीज तो उसका निकल गया है, सेकंड का भी मैं शूट करके आया हूँ। एक है 6 सस्पेक्ट्स और एक और है कौन बनेगा शिखरवटी। तो 2 वेब सीरीज़ हैं जो अभी लाइन में हैं, वो कभी भी रिलीज़ हो जाते हैं। फिल्में, एक जामुन फिल्म रिलीज़ हुई है, चेहरे रिलीज़ हुई है, और 1-2 और फिल्में हैं, क्योंकि अभी फिल्म का ये जब फिल्म बन रही होती है उस वक्त टाइटल कुछ और होता है, बाद में कुछ और हो जाता, तो मैं वो सब अभी मुझे मालूम नहीं है वो, लेकिन और भी हैं 2-3 फिल्में जो रिलीज़ होने वाली हैं। सर, आजकल बॉलीवुड में और लोगों के बीच एक मूवीज़ की चर्चा हो रही है, जग्गू की लालटेन जी, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अभी उसकी शूटिंग ख़त्म हुई है, और शूटिंग के दौरान जब इतनी चर्चा होने लगी है तो अब सोच लीजिए कि फिल्म जब बन के सामने आएगी तो फिर वो और कितनी चर्चा और लोगों तक पहुंचेगी। और इसकी एक ख़ास वजह है कि ये फिल्म बड़ी कायदे से और एक ऐसी लोकेशन पे शूट की गई, बड़ी खूबसूरत लोकेशन है, कहानी बड़ी खूबसूरत है। उसमें हमारे जो डायरेक्टर हैं वो हैं विपिन कपूर, और बड़ी संजीदगी से और बहुत ही संजीदा किस्म की फिल्म है, और बड़ी खूबसूरत फिल्म। उसमें हमारे नीरज जी जिन्होंने इसको प्रोड्यूस भी किया है, और उनका बहुत ज़्यादा दखल है उसमें, एक्टिंग भी की है उन्होंने, और पूरा जिस तरह का उन्होंने माहौल बना रखा है फिल्म अच्छी बनने का, जो की वजह जो है बस उनका, नीरज जी का है कि उन्होंने जो माहौल बिल्कुल घरेलू सा जो माहौल बना के रखा था, हमें लग ही नहीं रहा था कि हम लोग फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं। तो जब इस तरह का माहौल होता है तो काम ज़ाहिर अच्छा ही होता है। तो मैं ये सारा श्रेय नीरज जी को दूंगा कि उन्होंने इस तरह का माहौल दिया और एक अच्छी फिल्म तैयार करवाई। अभी तो हम उसकी डबिंग करेंगे और अभी बहुत ज़्यादा उसमें काम बाकी है, और बहुत ज़्यादा भी उसकी फिल्म के बारे में, उसकी कहानी या उसका वो सब मैं नहीं खोलना चाहता, क्योंकि अगर वो खुल गया तो फिर लोग फिल्म फिर देखने के लिए, हाँ, तो मैं थोड़ा सा लालच छोड़ना चाहता हूँ कि अच्छी फिल्म है तो क्यों है, ज़रा देख के आप लोग बताइए। सर, आप मल्टी टैलेंट हैं और आप पियानो भी अच्छा बजाते हैं एंड गाते भी अच्छा हैं, तो क्या आप हमारे श्रीहंस आर्ट एंड क्रिएशन के दर्शकों के लिए कुछ गाना गुनगुना सकते हैं? हाँ, कोशिश कर सकता हूँ। यारी सखी मोरे पिया घर आए, भाग जगे इस आंगन के, अपने पिया के मैं बलि बलि जाऊं, भाग जगे इस बिरहन के, अरे सखी मोर पिया घर आए। पिया गए परदेस आन बारमास, पिया गए परदेस आन बारमास, अब ठाट पुराने हो गई और तड़कन लागे बांस, जिस सावन में पिया घर नाही, आग लगे उस सावन को, एरी सखी मोर पिया घर आएरी। सर, हमारे म्यूजिक हवेली के मंच पे बहुत बड़े बड़े कलाकार आए हैं, आप भी आज आए हो, तो आप इस म्यूजिक हवेली के लिए क्या कहना चाहेंगे? तो सब एक ऐसी जगह है, ऐसा स्पेस है कि जहाँ युवाओं को
और जो पीढ़ी नई पीढ़ी जो म्यूज़िक से ताल्लुक़ है, फिल्म मेकिंग से ताल्लुक़ है, और तो उनको एक तो चांस मिलेगा। और मैंने देखा यहाँ का माहौल, जिस तरह से लोग इस म्यूज़िक हवेली में काम कर रहे हैं, तो मैंने कुछ एक शॉर्ट फिल्में भी देखी, तो एक बड़ा अच्छा एक प्लेटफॉर्म है जहाँ की जो ऐसे लोग जो फिल्म मेकिंग में या म्यूज़िक में या लिरिक्स राइटिंग में आगे नहीं बढ़ पा रहे, तो उनको यहाँ चांस दिया जा रहा है। तो इससे बेहतर बात और क्या होगी। तो मैं तो ये कहूँगा कि कोई राइटर हैं जिनके पास स्क्रिप्ट्स है, जो सिंगर्स हैं और जो गाने लिख सकते हैं, तो वो यहाँ के इनसे संपर्क करें और अपनी जो प्रतिभा है उसको आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये मुझे जान के बड़ा अच्छा लगा। और मेरे ख्याल से म्यूज़िक हवेली में ऐसे ऐसे लोग आएंगे। अभी तो हम लोग जो आप कह रहे हैं कि बड़े बड़े लोग आए हैं, तो और भी लोग आएंगे और फिर बड़े हो जाएंगे। देखिए आपका ये जो गाना था, एक महंगाई डायन खाई जाते हैं, क्या एक बार आप गा सकते हैं? गा तो दूंगा, लेकिन जब मैंने गाना गाया था, जब मैंने गाना गाया महंगाई और बढ़ गई। अगर आपको बर्दाश्त हो तो मैं गा देता हूँ। ओ सखी सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई डायन खा जात है। सखी सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई डायन खा जात है। अरे हर महीना उछले पेट्रोल, डीजल का उछला है रोल, शक्करबाई के का बोल, और उषा बासमती धान मरी जात है, महंगाई डायन खा जात है। सखी सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई डायन खा जात है। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आप म्यूजिक हवेली पर आए, और बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे वक्त दिया।